ओके। फ्रेमवर्क। ओके, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम लोगों ने कोर जावा पढ़ लिया, एडवांस जावा भी पढ़ लिया है, और एक्चुअली में कुछ लोग इसको एक थर्ड पार्ट ऑफ जावा मानते हैं, फ्रेमवर्क को सेपरेटली उन लोग डील नहीं करते। लेकिन सीडेक में इसको एडवांस जावा का ही पार्ट बना दिया है ना। तो मैं उन लोगों के हिसाब से बात करता हूँ जो बोलते हैं कि मुझे कोर जावा आता है, एडवांस जावा आता है, उसके बाद फिर तीसरा पार्ट फ्रेमवर्क्स भी आते हैं। तो अगर ये तीसरा पार्ट मैं इसको कंसीडर करूँ तो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जितने भी, मेरे ख्याल से दो फ्रेमवर्क्स तो हम लोग भी पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो उन फ्रेमवर्क्स को अ, एक कलेक्टिवली अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज फ्रेमवर्क एक्चुअली, तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि ये कुछ नया काम नहीं कर रहा है। आपने जो कोड जावा में पढ़ रखा है, जो अभी तक सर्वलेट जेएसपी में पढ़ रखा है, वो फंक्शनैलिटी इंटैक्ट है। ठीक है, काम वैसा ही होगा, उतना ही होगा। अगर फ्रेमवर्क को आप टोटली गायब कर दे तब भी आपके काम कुछ भी रुकने वाले नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है, इंडस्ट्री ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके पीछे रीजन है। क्या करता है कि फ्रेमवर्क्स आपको जो भी काम आप अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से करते हैं, उसी काम को ये ज्यादा वर्सटाइल वे में, ज्यादा रिसोर्सफुल तरीके से आपको करके मैंने रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सो दैट यू कैन इजीली डेवलप पर्टिकुलर थिंग्स। जो भी आप बना रहे थे तो उसमें आपको एक थोड़ा बहुत पेन लेना पड़ रहा था आपको, है ना, कोडिंग करनी पड़ रही थी। कोडिंग तो खैर यहाँ भी करनी पड़ेगी, लेकिन कोडिंग काफी कम हो जाएगी। मैक्सिमम काम आपका हमारा जो टूल है, फ्रेमवर्क्स के जो टूल्स हमको प्रोवाइड किए गए, वो खुद करने लगेंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, और आपको बहुत लिमिटेड जो एक रिक्वायर्ड कोडिंग होगी वही करनी है, क्योंकि सिस्टम को अल्टीमेटली हमको बताना तो होगा ना कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। बाकी वो खुद करके देगा आपको। तो फ्रेमवर्क इस तरीके से आपको फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा, यानी सिर्फ ये डेवलपर को ही फैसिलिटेट नहीं करता, ये हमारे बाकी जो हमारे सिस्टम को भी फैसिलिटेट करता है। ये परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है। तो इन चीजों पे डेवलपर को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए आपकी हेल्प करता है हाइबरनेट, सॉरी, एनी फ्रेमवर्क, एनी फ्रेमवर्क, वेदर इट वुड बी हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे यही उन लोगों का जो मोटिव है इंट्रोड्यूस करने के पीछे, वो यही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप डे टू डे लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक होता है मारुति 800 और एक होता है मर्सिडीज का, है ना। बोथ आर कार, बोथ बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी, और उनका जो मेन पर्पस है किसी भी पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करवाना। ठीक है, तो मारुति 800 से भी आप मूव कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन मर्सिडीज आपको क्या कर रही है? आपको वही काम करके दे रही है। मेन मोटिव तो एक ही है हमारा, कि हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करना है। लेकिन 800 और मर्सिडीज, जबकि वो दोनों ही सेम काम कर सकती है, फिर हम लोग मर्सिडीज पे इतना पैसा खर्च करके क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमको साथ में कुछ एक्सटर्नल फीचर्स भी प्रोवाइड करती है, लाइक कंफर्ट, लाइक सेफ्टी, है ना। उसका अपना परफॉर्मेंस है, केबिन नॉइस नहीं होता, उसका एसी ज्यादा अच्छा रहता है, बॉडी स्ट्रांग है, एक्सीडेंट से बचाता है, सेफ्टी ज्यादा प्रोवाइड करता है। मतलब
उसका म्यूजिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, उसमें बैठने के बाद आप कंफर्ट फील करते हैं एज कंपेयर टू 800। ठीक है, तो सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर्वलेट जेएसपी से भी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इट इज लाइक मारुति 800, और वहीं पे उसको मर्सिडीज बनाने का काम फ्रेमवर्क करते हैं। मेरे ख्याल से आप बॉटम लाइन समझ रहे होंगे इसकी। यू आर गेटिंग द पॉइंट। Yes, मैं sir. इसका एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ। इट इज द collection of certain classes, interfaces, and libraries which collectively responsible to enhance performance and security of our existing existing tools। ठीक है, तो अब फ्रेमवर्क, जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, जैसे हम लोग वन बाय वन देखेंगे, तो हर फ्रेमवर्क का अपना काम है। ठीक है, लेकिन सारे फ्रेमवर्क का अगर एक जनरलाइज, अगर आप उसका एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि यार ये वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली, तो हम लोग ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी लेवल को एनहांस करता है, हमारी एप्लीकेशन की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, मोर रोबस्ट उसको बनाता है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। बहुत अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को एनहांस करने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपना स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जिसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं आज से। देन दैट वन इज हाइबरनेट। हाइबरनेट फ्रेमवर्क, तो देखिए जैसे यहाँ पे मल्टीपल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो हर फ्रेमवर्क का ना कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कुछ स्पेसिफिक एरिया है जिसमें वो काम करता है, जिसके लिए वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइबरनेट की बात करूं, तो हाइबरनेट आपके सिर्फ बैकएंड डाटाबेस के लिए वर्क होता है। इस पे ये दूसरी चीजों को के लिए कोई हेल्प नहीं देता, जैसे कि ये वेब एप्लीकेशन की कोई हेल्प नहीं देगा। ये इट इज स्पेसिफिक क्रिएटेड और इंट्रोड्यूस फॉर डेटाबेस। तो हम लोग अभी तक डेटाबेस से रिलेटेड, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द जेडीबीसी। तो हम लोगों ने अभी तक जेडीबीसी के थ्रू काम किया है। तो उस काम को कैसे आसान और ज्यादा उसको परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी वाइज एनहांस कर पाएगा हाइबरनेट, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हाइबरनेट का अपना एक डेफिनेशन होगा। ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, किस डेफिनेशन। इट इज one of the ORM tool
ORM का फुल फॉर्म होता है, यहीं लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट, सॉरी मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, which is responsible to enhance functionality of JDBC। ये JDBC में हम लोगों ने जो भी चीज देखी उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा एनहांस वे में काम करने का तरीका हमको ORM प्रोवाइड करता है, मतलब हाइबरनेट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि इट इज वन ऑफ द ORM। एक्चुअली ORM बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हाइबरनेट इज मोस्ट पॉपुलर, जो कि मोस्टली इसी को ही यूज किया जाता है हम लोग बैकएंड पे डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, तो ORM का फुल फॉर्म आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है अलग अलग इसके फुल फॉर्म देके। तो जैसे मैं अभी बोल दिया था ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट इट इज अ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे दिख क्या रहा है आपको, वन इज ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज रिलेशनल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ जावा, है ना, कि सिंपल जावा क्लास बनती है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो ये क्लास ऑफ, इट इज अ क्लास ऑफ जावा। रिलेशनल मतलब डेटाबेस, RDBMS जिसकी हम बात करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो जावा की क्लास का ऑब्जेक्ट और डेटाबेस के बीच में हम लोग ऐसी मैपिंग करते हैं कि फिर हमको अलग से JDBC में जैसे हम लोग डायरेक्टली SQL क्वेरीज वगैरह फायर करते हैं ना, वो क्वेरीज फायर करने की जरूरत नहीं होती, हाइबरनेट ये काम खुद कर लेता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये बोला जाता है कि यार फ्रेमवर्क जो है, यानी जो हम लोगों के जो फोर फादर बोलना चाहिए इंडस्ट्री के, उनका ये मानना होता है कि जो फ्रेमवर्क्स है इसको बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाना चाहिए, छोटी एप्लीकेशन के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब विदाउट यूजिंग फ्रेमवर्क यू कैन क्रिएट योर ओन स्मॉल एप्लीकेशंस। ठीक है, अभी जैसे मिनी प्रोजेक्ट था, तो मिनी प्रोजेक्ट में अगर मैं फ्रेमवर्क को अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये गढ़ाई से मढ़ाई ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि फ्रेमवर्क को अप्लाई करने का मतलब है कि आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस करने होते हैं, तो ये बड़े काम होते हैं। लेकिन वो जो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है बेटा वो वन टाइम होता है, लेकिन बाद में एक बार आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर दिया अपने एप्लीकेशन के साथ में इस टूल को, तो उसके बाद में ये जो काम है आपका काफी आसान कर देता है। तो यही होता है कि आप बड़ी एप्लीकेशन रहती है, तो अभी मेरे को RBI का पोर्टल बनाना है, मेरे को अमेजोन का पोर्टल बनाना है ना, तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए फ्रेमवर्क इज द गुड चॉइस। लेकिन अभी आपने जैसे छोटे छोटे मीडियम प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए फ्रेमवर्क को जनरली अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे इसमें मैं जनरली बोलता हूँ कि मान के चलिए यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर पे एक मेडिकल शॉप है ना, और मैं किसी को बोलूँ कि यार वहां से पर्टिकुलर मेडिसिन खरीद के ला दो प्लीज मेरे लिए, तो और मैं उसको ऑप्शन दूं कि आप चाहे तो, वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन अगर आप चाहे तो नीचे मेरी कार खड़ी है वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपने मेरी गाड़ी ले जाना, आपको लगा कि मैं कार से निकल जाता हूँ, तो आपको सबसे पहले तो मेरी कार को पार्किंग से निकालना पड़ेगा। पार्किंग से निकालने के बाद फिर सिर्फ आप 100 मीटर जो है दूर पे दुकान वहां तक जाएंगे, पता चला कि वहां पे आपको आसपास दुकान के आसपास में पार्किंग नहीं मिली, तो फिर आप
वहीं पे 25-50-100 मीटर की दूरी पे फिर उसको जाके पार करेंगे। फिर वहां से पैदल पैदल जाके आप लोग क्या करेंगे, मेडिसिन खरीदेंगे और फिर वापस उतना ही चल के आप कार वापस लेके आएंगे, है ना, जहां भी आपने पार्क किया वहां से निकाल के, और उसको फिर मेरे पार्किंग में पार्क करेंगे और उसके बाद मुझे मेडिसिन। तो अब देखिए काम छोटा सा था, जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 100-500 मीटर दूरी पे, और आपने वहां पे ये फैसिलिटी को यूज कर लिया, कार से जाने वाली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि जो काम आप पैदल जाके आते तो आप जो काम 10 मिनट में कर सकते थे, आपको कार से जाने पे आधा घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि ये जो आजू बाजू की चीजें करनी पड़ गई ना आपको, पार्किंग से निकालना, पार्क करना, फिर और ये करना, फिर और वॉक करना वहां से, तो इन सब चीजों में आपको टाइम ज्यादा लग गया, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नागपुर में बैठ के कि आपको पूना जाना है, ठीक है, तो नो वन कैन डेयर कि वो पूना वॉक करती हुई निकल जाए। तो वहां पे आपको ये कार नो डाउट आपको कंफर्ट देगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे ही फ्रेमवर्क के साथ में है, अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं तो आप फ्रेमवर्क अप्लाई कीजिए, और अगर आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं तो उसके लिए, हालांकि हम लोग सीखते समय तो छोटे काम पे ही इसको सीखेंगे, और हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आए कि यार इससे अच्छा तो मैं जेडीबीसी से काम कर लेता था। तो ऑफकोर्स उस छोटी सी एप्लीकेशन के लिए आप राइट है कि आप जेडीबीसी से ज्यादा अच्छे से काम कर लेते, लेकिन ये सिखाया आपको छोटी एप्लीकेशन के लिए जा भी नहीं रहा है, ये बड़ी एप्लीकेशन के लिए सिखाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऐसा होता है ना कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिए तो किसी का भी सर मुंडते रहता है, नहीं कि अपने को फ्रेमवर्क आ गया, सीख गए, तो हर छोटी मोटी एप्लीकेशन पे अप्लाई करें। हाँ, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इंडस्ट्री में आपको ये काम नहीं करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो जैसे ORM जो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ये जावा के ऑब्जेक्ट को डाटाबेस के साथ मैप करके ऑब्जेक्ट को वो सेव करता है, उसका स्टेट को सेव करता है डेटाबेस में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ORM बोलते हैं, और ये ORM का जो कंसेप्ट है, अ, इसको हम लोग इसके आर्किटेक्चर के थ्रू समझेंगे कि कैसे काम करता है। तो आपको ये बता दूं कि जो हाइबरनेट है, इट इज आल्सो नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ जेडीबीसी। ठीक है, मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ। ORM is a supplement of JDBC, not replacement. रीजन ये है कि बैकएंड में खुद ORM JDBC को ही यूज करता है। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो चीज आप कर रहे हैं वो चीज को हटाया नहीं गया है, वो चीज अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन फ्रेमवर्क क्या कर रहे हैं, उनको वो खुद इंटरनली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइबरनेट है, internally uses what? JDBC। ठीक है, तो ORM का सिर्फ जो मेन एम है वो यही है कि हम लोग सिर्फ जेडीबीसी में जैसे काम करते थे, तो हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल इतना पूरा क्वेरी लिखते थे, 4 स्टेप लोग फॉलो करते थे, है ना। तो उस जो हार्ड कोडेड कोडिंग है उससे हम लोग बचे, डेवलपर बच जाए, उसको उसको उसने कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ हाइबरनेट, और वी कैन से ORM। ठीक है, जो जेबीसी में हम लोग कर रहे थे, रॉ तरीके से काम कर रहे थे, वो तरीके को उसने स्मार्ट वर्क में चेंज किया है।
अब हम लोग इसका देखते हैं आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर देख के आपको समझ में आएगा कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो लेट अस क्रिएट और किया। तो यहाँ पे जैसे ओआरएम की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए सबसे पहले, यहाँ पे होगी हमारी जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन सबसे पहले होगी, मतलब कि जावा की क्लास। राइट। अब इस क्लास से हम लोग क्या बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सेकंड स्टेप में आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जावा ऑब्जेक्ट होगा, यही जावा का ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग डाटाबेस में स्टोर करेंगे। टू बी स्टोर इन डेटाबेस। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरी स्टेप में हाइबरनेट सीन में आएगा। अब यहाँ पे हाइबरनेट की फंक्शनलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। आपको हमको एंड हम डेवलपर को सिर्फ इतना ही काम करना है, एक क्लास और उसका प्रॉपरली मैपिंग कर देना है। तो ये बाकी चीजें हाइबरनेट संभाल लेगा। ठीक है। फिर इसके बाद की चौथी स्टेप में होती है कि हाइबरनेट अपने बैकएंड में अपने जैसे मैंने बताया कि इंटरनली ये एग्जिस्टिंग जावा डेटाबेस की जो मेथोडोलॉजी है ये यूज करेगा। मेथोडोलॉजी, it uses existing Java database methodology. ओके। ठीक। तो इसके जो आर्किटेक्चर है उसमें ये इस फ्लो में चीजें अपना अपना जो भी रोल होगा वो प्ले करते चलेगी। अब जो हाइबरनेट अपना काम करेगा, तो हाइबरनेट इंटरनली कुछ चीजों को यूज करेगा, मतलब इसके अपने खुद के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स को ये यूज करेगा। ठीक है। तो उन कंपोनेंट्स का नॉलेज हमको चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइबरनेट।
ओके, तो पहला कंपोनेंट होगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं समझा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको करना होता है सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मालूम है। इसके ड्रॉबैक में, हाइबरनेट के ड्रॉबैक में जो अभी मैंने बोला भी नहीं है, क्या बोला जाता है कि ये कोई बंदा ऐसा सोच ले कि जिसको कुछ भी नहीं आता और सीधे मैं हाइबरनेट सीख लूं, है ना, तो उसके लिए बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। रीजन ये है क्योंकि अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर हाइबरनेट आपको सीखना है तो आपको पहले तो जावा की क्लास कैसे बनती है, क्या होता है, मतलब उसका नॉलेज चाहिए ना। उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, जावा की बीन कैसे बनेगी, इन चीजों का अगर आपको नॉलेज नहीं है। अब देखिए, जो चीज हमने ये सब पढ़ रखा है ना, मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये आप लोगों को खुद से समझ में आने लगेगी, क्योंकि आई नो कि आपने इतना मेहनत कर रखा है इन चीजों पे। तो ये इस बैकग्राउंड के हुए बिना अगर हम हाइबरनेट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मतलब वो हाइबरनेट मतलब सीखना बहुत मुश्किल सा लगेगा आपको। लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में हमको सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, और आखिरी में आखिरी स्टेप होती है इसकी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट। राइट, तो आपको ये चार जो स्टेप है ये ध्यान रखना है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो यही होगा। अब आप लोग थोड़ा सा इसको जेडीबीसी से कंपेयर कर सकते हैं कि पहले आप लोगों को ड्राइवर लोड करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद में आपको कनेक्शन फैच करना पड़ता है। आप आगे पीछे कर सकते हैं क्या कि पहले स्टेटमेंट बना लिया फिर उसके बाद ड्राइवर लोड हो रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। जितना काम आप लोगों ने किया है तो आपने समझा होगा कि आपको एक ऑर्डर में ही काम करना है। पहले ड्राइवर लोड, कनेक्शन फैचिंग, देन स्टेटमेंट क्रिएशन, और उसके बाद रिजल्ट सेट। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट इसके रेफरेंस को यूज करेगा। फिर सेशन का ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री के रेफरेंस को यूज करेगा, ट्रांजेक्शन सेशन को यूज करेगा। तो इस तरीके से इसका एक ये वाला ऑर्डर हमको मेंटेन करना होगा। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइबरनेट। ठीक है, मतलब हाइबरनेट को यूज करना है तो हमको ये चार बेसिक कंपोनेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग जो मेथोडोलॉजी है, जेडीबीसी वगैरह जो हम लोगों ने किया है, हम लोग जानते हैं जिसके बारे में, तो वो एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी को हाइबरनेट खुद अपने अंदर इंटरनली यूज करता है। ठीक है, तो उसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हाइबरनेट खुद यूज करने वाला है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे JTA, जावा ट्रांजेक्शन एपीआई, देन JDBC, देन JNDI। तो ये जो है ये एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है जो हाइबरनेट खुद इंटरनली यूज करेगा। सो दिस इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द हाइबरनेट। ठीक है,
और आपको सबसे नीचे क्या होगा, डेटाबेस, क्योंकि ये काम ही डेटाबेस के लिए कर रहा है। ये आपका डेटाबेस देगा, वॉट एवर इट मे बी, लाइक माई एसक्यूएल हो गया, या जावा डीबी हो गया, या जो भी आप एसक्यूएलाइट, ओरेकल, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये उसके साथ में इंटरेक्ट करेगा। गॉट इट? सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ हाइबरनेट। क्लियर है बेटा? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएम? Object relation mapping. वेरी गुड, ठीक है। अब बाकी चीज तो मैं आपको पढ़ाते हुए यानी प्रैक्टिकल के साथ में ही बताते रहूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ हाइबरनेट और जेडीबीसी, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं जेडीबीसी, तो जेडीबीसी के कंपैरिजन में हमको हाइबरनेट क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, ये हम लोग देख लेते हैं थियोरेटिकली। ठीक है, इसका डिटेल थियरी मैं आप लोगों को बता दूंगा बेटा, मतलब मैं भेज दूंगा आपको, जब ये फाइल भेजूंगा ना तो उसमें ऐड करके, क्योंकि इतना ज्यादा थियरी लिखना, टाइप करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि पहला जो एडवांटेज है, मैं समझाते हुए चलता हूँ आपको कि इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट परसिस्टेंसी। ठीक है, परसिस्टेंसी का मतलब स्टोर करना। तो जो हम लोग जावा का ऑब्जेक्ट है उसको, जावा की क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जावा के ऑब्जेक्ट की स्टेट को डाटाबेस में ले जाके स्टोर करना और उससे रिलेटेड कॉलम्स क्रिएट करना, टेबल बनाना, ये सारे काम हाइबरनेट खुद करता है। ठीक है, जेडीबीसी में आपका टेबल खुद से क्रिएट नहीं होता, जेडीबीसी में कॉलम्स आप लोग अपडेट या फिर ऐड रिमूव, मतलब वो अपने आप नहीं होता, लेकिन हाइबरनेट में माइनर चेंजेस आप क्लास में करोगे तो उस चेंजेस के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आपके टेबल को बैकएंड में अपडेट करते हुए चलेगा, क्रिएट करते हुए चलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ हाइबरनेट ओवर जेडीबीसी। ठीक है, सेकंड, यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो कि जेडीबीसी में पॉसिबल नहीं था। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट यहाँ हम लोग किया जा रहा है, मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे क्लास टू क्लास की मैपिंग कर सकते हैं।
जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे पास 2 टेबल थे, उनको दोनों को यानी कि प्राइमरी की, फॉरेन की, यानी 2 अलग-अलग टेबल को हम लोग 2 अलग-अलग क्लास का यूज़ करके उनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको एक साथ उनका डाटा फेच कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के लिए जो मैनेजमेंट है, ये खुद हाइबरनेट हैंडल करता है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मैनेजमेंट, ठीक है? मैं ओआरएम की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये मैनेजमेंट मतलब जो भी चीजें है हम लोग सर्टेन एनोटेशंस प्रोवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनोटेशन इट टेक्स डिसीजन बाय इटसेल्फ कि मुझे करना क्या है, ठीक है? बड़ी आसानी से चीजें बैकग्राउंड में होती चली जाएगी। तो ये आपको हाइबरनेट प्रोवाइड करता है, ये काम हमको जेडीबीसी नहीं देता था। तीसरा एडवांटेज है कि ऑटो सीमा या जिसको बोलते हैं हम लोग टेबल क्रिएशन, इसमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? जेडीबीसी में आपको उसके लिए हार्ड को कोडिंग करनी होती थी, ठीक है? ये हमको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की प्रोवाइड कर देगा, ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेशन। देखो प्राइमरी की लिखने से अच्छा मुझे की जनरेशन लिखना चाहिए क्योंकि फॉरेन की भी बना देगा। ऑटोमेटिक की जनरेशन, ठीक है? फिर इसके बाद में इट सपोर्ट क्वेरी लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया कि बैकएंड में जेडीबीसी को ये यूज करता ही है, ठीक है? तो इट सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज। ऑल टाइप का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक से ज्यादा डाटाबेस पे काम किया होगा या थोड़ा बहुत दिखा भी होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ डेटाबेस में डेटा टाइप्स यानी डेटाबेस टू डेटाबेस डेटा टाइप्स चेंज हो जाते हैं, है ना? कहीं पे स्ट्रिंग को हम लोग वेरकेर लिखते हैं तो कहीं वेरकेर टू लिखते हैं तो कहीं टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है? कहीं पे हम लोग नंबर्स को इंटीजर लिखते हैं तो कहीं इंट लिखते हैं तो कहीं नंबर लिखते हैं किसी डेटाबेस में, ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम लोग टेबल का क्रिएशन कर रहे हैं तो जो डाटाबेस बैकएंड में है उसका हमको ध्यान रखना होता है कि यार ये डाटाबेस किस फॉर्मेट में डेटा टाइप को ले रहा है ना? तो वो हमको ध्यान रखना होता है। लेकिन इन द केस ऑफ हाइबरनेट देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस टाइप ऑफ एनी क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि जो हाइबरनेट होता है ये अपनी खुद की क्वेरी लैंग्वेज यूज करता है जिसका नाम होता है एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल को यूज नहीं करता, एसक्यूएल को बैकएंड में यूज करता है, लेकिन एचक्यूएल एक प्रकार से एक इंटरफेस के रूप में यूज होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपने जो भी डेटा टाइप आपको जो भी क्या आपको तो अपना जो जावा क्लास में आप डेटा टाइप यूज करते हैं ना सिर्फ वही यूज कीजिए। बैकएंड पे कौन सा डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर लिखना है कि इंट लिखना है कि इंटीजर लिखना है ये खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है? तो मतलब इन चीजों का ध्यान भी अब हम डेवलपर को रखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बिहाफ में हाइबरनेट खुद वो काम कर लेता है। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमाइज द मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है? मेंटेनेंस का क्या मतलब है? मेमोरी मैनेजमेंट यानी मेमोरी में डेटा को परसिस्ट करवाना, ये करना, उसको मेंटेन करना,
डेटा कब तक डेटाबेस में होना चाहिए या मेमोरी में होना चाहिए, ये खुद डिसाइड करेगा हाइबरनेट। ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों को जो जेडीबीसी के थ्रू कोड करते हैं, तो कहीं पे भी कोई चेंज हुआ, मान के चलिए हमने डेटाबेस बैकएंड का चेंज कर लिए, तो हमको कुछ माइनर चेंजेस में करने पड़ेंगे। लेकिन हमको हाइबरनेट में अगर कोडिंग करके रखिए तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कॉम्पेटिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी मिनिमाइज हो जाती है। इसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि इट सपोर्ट कनेक्शन पुलिंग। कनेक्शन पुलिंग, कनेक्शन पुलिंग कभी सुना है आपने ये वर्ड? नहीं सर। यस, नो? नो सर। नो। क्या होता है बेटा कि कनेक्शन पुलिंग में, पुल मतलब पॉन्ड, तो एक पॉन्ड मतलब आप विजुलाइज कर सकते हैं एक पॉन्ड के रूप में। क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई भी यूजर किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन पे लॉगिन करता है तो वो उसका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। और वो मेमोरी में जाके क्रिएट होता है। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन अभी हमारी मार्केट में चलती है, जैसे गूगल हो गया, है ना। कैन यू इमेजिन कि गूगल को 1 मिनट में पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हिट करते होंगे, है ना। इनफैक्ट आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार क्या बोलूं मैं इसमें, 1 लाख बोलूं, 10 लाख बोलूं, या 1 करोड़ बोलूं, है ना, एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ऐसी कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस होती है, जैसे अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, ट्विटर हो गया। तो इनमें जब ये देखते हैं कि यार इतने सारे यूजर इतने मतलब साइमल्टेनियसली इसको एक्सेस कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी यूजर किसी वेब एप्लीकेशन को यूज करता है तो उसके नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो आप सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट, अभी हम लोग एक या दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो हमको टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जब ऐसे लाखों के हिसाब से ऑब्जेक्ट एक सेम टाइम में अगर क्रिएट होने लगे तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, मतलब जो एप्लीकेशन जो है वो हैंग हो जाएगी। मतलब इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इनिशियलाइज दैट एप्लीकेशन फॉर द पर्टिकुलर यूजर। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। कितने भी लोग एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, फटाफट फटाफट एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाती है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कनेक्शन पुलिंग। कहीं ना कहीं ये प्रोविजन करके रखा गया है। ठीक है। तो कनेक्शन पुलिंग में किया क्या जाता है कि एक सर्वे करवा लिया जाता है एप्लीकेशन के थ्रू कि भैया पर मिनट, पर आवर या पर डे के हिसाब से कितने लोग हमारी एप्लीकेशन को हिट करते हैं। ठीक है, वो हिटिंग पता चल जाती है कि कितने लोग उसको ओपन कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो इन लोग क्या करते हैं कि उतने कनेक्शंस पहले से ही, उतने ऑब्जेक्ट पहले से ही बना के, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट पहले से ही बना के पूल में रख देते हैं। ठीक है, पूल में रख देते हैं। फिर जैसे ही यूजर आते हैं उतने, तो उनको क्या करता है, वो उतने ऑब्जेक्ट्स वो उनको अटैच कर देता है, मतलब कि प्रोवाइड कर देता है। तो मतलब देयर इज नो टाइम लैग फॉर क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट। वो अपने आप उनको असाइन हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, नए कनेक्शन के लिए न्यू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट असाइन हो जाता है, और सामने वाला बंदा अपना काम करता है। और फिर जैसे ही वो लॉग आउट करता है तो वही कनेक्शन वापस पूल में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। अगर अभी लगता है गूगल को कि भैया मेरे को 1 घंटे में 1 करोड़ लोग हिट करते हैं, ओपन करते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, तो उसने 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बना के पूल में डाल रखा होगा। अब फिर 1 घंटे के अंदर कई लोग, क्या होता है कि कोई आधे घंटे में बाहर आ रहा है, कोई 15 मिनट में बाहर आ रहा है, कोई 1 घंटा पूरा एक्सेस कर रहा है। तो ऐसा तो उसके कनेक्शन फ्री होते जाते हैं, और जो लोग नए अटैच होते जाते हैं उनको वो मिलते चले जाते हैं।
तो इससे उसका परफॉर्मेंस एनहांस होता है। तो ये जितना भी ये जो सर्कस किया जा रहा है, ये परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये जो कनेक्शन पूलिंग का जो सपोर्ट है, ये हाइबरनेट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से दिया जा सकता है, जो कि जेडीबीसी में दिक्कत होती है ये सारी चीजों के लिए। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि ये काम ही बड़ी एप्लीकेशन के लिए करने वाला है, तो इसमें जो सपोर्ट भी रहेंगे ना, वो बड़ी बड़ी चीजों के लिए रहेंगे। तो कनेक्शन पुलिंग क्लियर हुआ। कई बार ये होता है कि जैसे अब आपने ये सुना होगा कि आपका थ्रू द ईयर सब कुछ बड़ा स्मूथली चलता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डेज में आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे कि 31st है ना, हर किसी को एग्जैक्ट 12 बजे एक दूसरे को विश करना होता है। तो आपका एवरेज उसने भला ही लिखा कर दिया है 1 करोड़ लोग हिट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेज में वो नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। और आप देखना उस दिन जनरली सर्वर डाउन होते हैं। 31st हुआ, क्रिसमस हो, मतलब स्पेशली 31st ही मेरे को ज्यादा याद आता है कि जिसमें सर्वर डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तब अब आजकल ऐसे भी मैसेज मिलने लगे हैं कि लोग एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले अपने मैसेज देना चालू कर देते हैं। ठीक है। वो एग्जैक्ट 12 बजे वाला जो चक्कर है, वो बंद हो गया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि यार जरूरी नहीं है कि उस समय सर्वर प्रॉपरली वर्क करेगा। चाहे वो आपका एसएमएस हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका गूगल हो, गूगल मेलिंग हो, इन लोग उस टाइप की सिचुएशन को हैंडल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो साल में एक बार आती है। तो इट्स ओके, अब डाउन हो रहा है, होने दो, वो यूजर देख लेगा। लेकिन ये सेम चीज वो थ्रू आउट द ईयर नहीं चला सकते। तो उन लोग एक एवरेज जो रहता है उतने कनेक्शन बना के रखते हैं। क्योंकि ये भी अपने आप में एक इसकी भी कॉस्ट पेइंग है ना, मतलब कि आप कनेक्शन बना रहे हैं और उतना वो मेमोरी कंज्यूम करके बैठा हुआ है, तो वो जितना लगता है उतना ही बनाते हैं। ठीक है। तो उतने बना के रख देते हैं। तो हम लोगों ने स्पेशली स्पेशल डेज में ये प्रॉब्लम फेस की होगी, हर किसी ने, सर्वर डाउन होने वाली, क्योंकि वो ओवर एक्सीड कर जाता है उस समय कनेक्शन क्रिएशन। ओके। फिर इट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। एज कंपेयर टू जेडीबीसी। और उसके पीछे रीजन है कैशिंग का। ठीक है। ये कैश मेमोरी को यूज करता है आपके सिस्टम की, हाइबरनेट। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कैश मेमोरी को यूज करता है, अलग से कोई प्रोविजन करने की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि प्रोविजन करके हम और भी कैश मेमोरी को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई प्रोविजन नहीं भी किया है तो भी ये बाय डिफॉल्ट कैश मेमोरी यूज करता है। मतलब अगर कोई डेटा आपने डेटाबेस से मांग रखा है पहले, और उसी डेटा को आप दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो ये दोबारा डाटाबेस में जाके वो डाटा नहीं लाता। ये कुछ समय के लिए उस डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है, और आपको वहीं से ला ला के वो बाद में, यानी आफ्टर फर्स्ट टाइम, वो वहीं से फर्स्ट टाइम में तो डाटाबेस से ही लेके आएगा, लेकिन सेकंड थर्ड आप एन नंबर ऑफ टाइम्स डाटा को अगर रिकॉल करते हो, तो वो डेटा को कहाँ से लेके आएगा? कैश मेमोरी से। तो जो डाटाबेस में जाके डाटा फैच करके लाने का जो टाइमिंग है, वो बचा लेता है ये। ठीक है। तो इन दिस वे इट ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। ठीक है। ये सब मैटर करता है बेटा बड़ी एप्लीकेशन के लिए। छोटी एप्लीकेशन में तो आपको फील भी नहीं आएगा कि क्या हो गया इतने कम समय में। ठीक है। जहाँ पे आजकल देख ही रहे हैं ना, बिग डेटा का काम चल रहा है कि बिग डेटा, मतलब हम लोग बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डेटा पे काम करते हैं। ठीक है। डेटा एनालिसिस हो रहा है, ये हो रहा है, तो इतना डेटा कहाँ से डाटाबेस से फैच करेगा, तो उसको परफॉर्मेंस काफी डिग्रेड हो जाएगा। तो इस टाइप के डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम लोग फ्रेमवर्क फिर यूज करते हैं। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज ओपन सोर्स। इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना है। ठीक है। और
Last one is it is industrial reliable. It is industrial reliable. ठीक है, मतलब इस यानी बिग डेटा पे अगर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो इस पे फेस कर सकती है कि मेरा डेटाबेस कभी भी क्रैश नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइबरनेट। ये मतलब 100 टाइम्स ज्यादा डेटा को जेडीबीसी के कंपैरिजन में बहुत स्मूथली मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो इट बिकम्स मोर रिलायबल। तो दीज आर सर्टेन, मैं इसका डिटेलिंग जो मैंने बोला है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज थे। एक ही डिसएडवांटेज है हाइबरनेट का, और वो ये है कि न्यू कमर्स के लिए, मतलब द पर्सन हु डजंट नो अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is not it is not easy to learn this. ठीक है, इट बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर दैट पर्सन। ठीक है, ये मैं एकदम नए बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जिसको कोर जावा भी नहीं आता। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, एंड दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज। हम कोई भी चीज होता है ना कि जैसे अभी हमने जेएसटीएल पढ़ा, तो जेएसटीएल पढ़ा तो क्या है कि नया बंदा भी आके सीख जाएगा, उसको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। वैसा इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज का होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे हाइबरनेट ओआरएम को सपोर्ट करता है, वैसे एक टॉप लिंक होता है, आईबेटिस होता है, इक्लिप्स लिंक होता है, जेडीओ होता है, ओपन जेपीए होता है। तो ये सब भी है जो ओआरएम को यूज कर रहे हैं, बट द हाइबरनेट इज मोर पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, इसलिए हम लोग हाइबरनेट पे बात करेंगे। और आईडी का कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी आईडी पे हाइबरनेट के प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर? थियोरी में इतना ही रखते हैं, अब हम लोग कुछ काम करते हैं इस पे। इतना समझा बेटा आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये अभी सब हम लोग यूज करेंगे, अभी प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सब यूज करेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका जो आर्किटेक्चर में मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलिए, तो लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट। अच्छा, अब जैसे देखिए, अब जेडीबी में आप विंडो बेस के साथ भी है ना, अपने मिनी प्रोजेक्ट में भी डाटाबेस यूज किया जेडीबीसी के थ्रू, और मैंने आप लोगों को सर्वलेट जेएसपी के साथ भी जेडीबीसी का यूज बताया। तो मतलब जेडीबीसी वेब एप्लीकेशन के लिए भी काम करता है और विंडो बेस एप्लीकेशन के लिए भी। तो इसका मतलब है कि हाइबरनेट भी एज ए बैकएंड वेब एप्लीकेशन के लिए भी काम करेगा और विंडो बेस एप्लीकेशन के लिए भी काम करेगा, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल सीखने के लिए मैं एक विंडो बेस पे ही हम लोग सीख लेते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट हाइबरनेट नाम का मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, बस आपके कोर जावा जैसा आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद में अब हमारे पास में कुछ काम रहता है कि हमको इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है हाइबरनेट को, वो सब चीजें अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अ, अभी जो आपको आर्किटेक्चर दिखा है, तो आर्किटेक्चर में क्या देखा आपने, सबसे पहले हमको जावा की क्लास चाहिए होगी, है ना।
तो मैं यहाँ पे एक जावा की क्लास बना देता हूँ, न्यू जावा क्लास। मैं इसका नाम रख देता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की मैं एक क्लास बना देता हूँ और पैकेज दे देता हूँ मैं। हम्म, क्या दे दूँ मैं? डेक कॉम डॉट डेक डॉट। चलिए, अब मेरे को बाहर से देखने में पहचानने में आसान था, इसलिए मैं यहाँ देता हूँ मॉड्यूल 1। क्योंकि इसी एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारी चीज करेंगे ना, इसलिए मैं मॉड्यूल 1 दे देता हूँ। फिनिश। ठीक है, मॉड्यूल 1 में एक हमने क्लास बना दी। ओके। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इतना काम करने में आपको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्लास बनी है इसके अंदर हम लोग कुछ, मतलब इसको हम लोग बिन बनाएंगे एक प्रकार से। प्राइवेट इंट EMPLO एम्प्लॉय आईडी, देन एक उसका नाम दे देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग। डेटा टाइप आप जो क्लास में यूज करते हैं वही यूज करेंगे। स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये दो वेरिएबल बना दिए। तो आपको अब मैं बताऊं ये कि जो हाइबरनेट है क्या करेगा, आपके डाटाबेस में एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाएगा। ठीक है, और उस टेबल के दो कॉलम बनाएगा। एक का नाम रखेगा एम्प्लॉय आईडी और दूसरे का रखेगा एम्प्लॉय नेम। ये दो नाम के कॉलम बना देगा। ठीक है, अब ये मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिकली बनाता है। तो ऑटोमेटिकली का मतलब उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो इंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं कि अगर मुझे ये बोलना है कि भैया तुम हाइबरनेट, तुम बैकग्राउंड में जाके एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाओ, तो उसके लिए मैं इसको टेक्निकली कैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं यहाँ एक एनोटेशन दूंगा, एनोटेट एंटिटी। ठीक है, एनोटेट एंटिटी। अब देखो ये आपको कोई हेल्प अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ी देर रुक जाओ, आप आपको हेल्प देगा ये। तो और ये दो कॉलम बनने वाले। ठीक है, अब करना है हमको इन दोनों की गेटर सेटर बना देते हैं हम लोग। ये दो वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है, हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंसर्ट कोड गेटर एंड सेटर, है ना, जावा बीन में हमने सीखा है ऐसा गेटर सेटर बना देते हैं। दैट्स इट, खत्म, इसका क्लास हमने बना दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको डाओ वगैरह भी, लेयरिंग भी बताया था, तो वहां पे ऐसे ही किया था हम लोगों ने, बीन बना के रख दिया था। तो ये यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब ये हमको कोई हेल्प तो दे नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसे कॉन्फ़िगर नहीं किया है अपने हाइबरनेट के साथ में। ठीक है, तो अब हाइबरनेट के साथ में कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे कि ये जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में हमको हाइबरनेट की लाइब्रेरीज लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लाइब्रेरीज पर राइट क्लिक कीजिएगा, देन ऐड लाइब्रेरी, नॉट ऐड जार फाइल जो अभी तक करते आ रहे हैं वो नहीं करना है। ऐड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पे आप क्लिक करते हैं।
तो ऐसा विंडो आएगा और आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा वेयर इज हाइबरनेट। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, हाइबरनेट 4.3x, हाइबरनेट 4.3x जेपीए। जेपीए ये हाइबरनेट से भी एडवांस है, ये हम लोग स्प्रिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिलहाल के लिए छोड़ दो। फिर ये हाइबरनेट, ये ऐसे तीन चीजें हमको उसने हाइबरनेट की दी है। तो फिलहाल हम लोगों को ये पहले वाले की जरूरत है। किसी को कभी कोई कंफ्यूजन हुआ तो तीनों, अब तीनों ऐड कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल मुझे पता है कि इनकी दोनों की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ हाइबरनेट 4.3x यूज कर रहा हूँ, पहला वाला। गॉट इट। यहां से आपको ऐड करना है, ऐड लाइब्रेरी। तो अब देखिए, हाइबरनेट फ्रेमवर्क में इतनी सारी जार फाइल्स ऐड कर दिया आपके लिए। दिस ऑल आर द जार फाइल्स। अगर आप एक जार फाइल को भी एक्सपांड करते हैं तो आप देखेंगे कि इतने सारे उसमें पैकेजेस है। एक पैकेज को भी आप एक्सपांड करते हैं तो उसमें कई क्लासेस और इंटरफेसेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप ये पूरी जार फाइल को अगर एक्सपांड करके देखेंगे तो अभी तो 1000-2000 क्लासेस कम से कम, शायद मैं कम ही बोल रहा होगा, आपके साथ आ चुकी है, जो आपके लिए काम करने वाली है। ठीक है, तो उसका हमको कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ये हाइबरनेट का एक लाइब्रेरी हमको यहाँ पे अटैच कर देना है। क्लियर है? हाइबरनेट पे काम करना है तो लाइब्रेरी में जाके राइट क्लिक करके ऐड लाइब्रेरी, ये आएगा। यहाँ से हम लोगों को ये जो भी वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। कर लोगे? यस सर। ओके। एक बार आपने लाइब्रेरी ऐड कर ली, अब आपको यहाँ पे असिस्टेंस आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी लाइब्रेरी थी नहीं इसलिए नहीं आ रहा था। तो अब मैं बोलता हूँ कि हाइबरनेट मेरे लिए एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना, तो मैं यहाँ पे उसको एक एनोटेशन दूंगा जिसका नाम है एनटीटी। और जैसे देखिए मैंने कंट्रोल स्पेस बार दिया तो ये एनटीटी आ गया यहाँ पे, है ना, एनटीटी। ओके। फिर मैं इसके बाद इसको बोलता हूँ कि मेरे पास दो कॉलम है। तो ये ऑटोमेटिकली अब ये समझ जाएगा कि भैया एम जो अ, एक मिनट, परसिस्टेंस वाला नहीं है। एंटिटी दो आती है। ओके।
ठीक है बेटा। मैं एनोटेशन थोड़ा सा रुक के, इसमें मेरे को एक एनोटेशन दिख नहीं रहा है, मैं देता हूँ इसमें। तो ये इस टाइप की एक क्लास आपको बना देनी है, ठीक है। एनोटेशन हम अभी देते हैं बाद में। फिर इसके बाद इसको एक्सेस करने के लिए एक नॉर्मल आपका मतलब एक कोई भी टेस्ट है जैसे मेन मेथड वाली जो क्लास जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो इस क्लास का मैं एक नाम दे देता हूँ, एम्प्लॉय टेस्ट फिनिश। ये आपकी नॉर्मल जावा क्लास है। यहाँ पे आपकी मेन मेथड रहेगी, ठीक है। तो ये दो क्लासेस बन गई, मतलब हमारे आर्किटेक्चर के हिसाब से हमने जावा की क्लास बना ली। इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे ऑफ कोर्स यहाँ पे। और अब हमको हाइबरनेट से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत होती है, वो कॉन्फ़िगर करता है हमारे डाटाबेस और इस फाइल को, ठीक है। इस फाइल को, तो उस चीज के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक सोर्स पैकेज में कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फाइल होती है, एक्सएमएल फाइल। तो न्यू, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको कुछ मिला क्या है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, ठीक है। लेकिन आप लोगों के सिस्टम में शायद ना दिखे, मैंने पहले कभी यूज किया होगा तो ये दिख रहा है। आप फिर अदर में जाना पहली बार, और अदर में जाने के बाद आप यहाँ पे हाइबरनेट आता है, इसको सिलेक्ट कर लेना। तो हाइबरनेट में यहाँ पे आपको पहले नंबर पे ही दिख रहा है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। नेक्स्ट, यहां से हमको उसे बनाना होता है, ठीक है। अब इस फाइल का जो नाम है, ये एक डिफॉल्ट नेम होता है हाइबरनेट डॉट cfg डॉट एक्सएमएल, मतलब ये एक्सएमएल फाइल क्रिएट होती है। तो नाम ये खुद से दे देता है हाइबरनेट डॉट cfg, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड कि आपको इसका नाम चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इस नाम को पहचानता है। अगर आपने नाम चेंज कर दिया, ऑफ कोर्स वी हैव द फैसिलिटी, अगर नाम चेंज कर दिया तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा उस नए नाम को बताने के लिए। जबकि हाइबरनेट डॉट cfg आपने यूज किया है, अगर आपने वो नाम को डिफाइन नहीं भी किया तो भी ये वर्क कर लेता है ना। तो मैं जब आपको मेन मेथड में इसकी कोडिंग करूंगा तो मैं उस समय आपको बताऊंगा कि इसके नाम का कितना महत्व होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या बोलता है, अब डेटा सोर्स आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट डेटा सोर्स, मतलब डेटाबेस। डेटाबेस आपने कुछ अगर बना रखा है तो उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले तो डेटा बेस बनाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग चले जाते हैं सर्विसेज में, डेटाबेस। डेटाबेस में हम लोग, ये एक है माई एसक्यूएल फॉर सीडेक, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। पासवर्ड, ओके, ये कनेक्ट हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पे नया आप नया डेटाबेस बना सकते हैं। बना लूँ क्या? डेटाबेस तो आप लोगों को बनाना आता है ना बेटा, वो लिस्ट ये जैसे लिस्ट में दिख जाएगा, बना लेंगे ना, ताकि बनाऊं वो भी। इट इज नॉट रिलेटेड टू हाइबरनेट, डेटाबेस तो आपको बनाना है यहाँ पे। बना लेंगे ना। मैं यहाँ से एक डेटाबेस को यूज कर लेता हूँ। कौन सा डेटाबेस यूज करूँ?
ये एबीसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, एबीसी के अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं है, तो एबीसी को यूज कर लेते हैं। ओके, तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, जो नाम है वही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग मूव करते हैं माई एसक्यूएल फॉर सीडेक, है ना, उसके अंदर माई एसक्यूएल फॉर सीडेक। नहीं यार, हमको एबीसी लिखना है डाटाबेस कनेक्शन में हमको। पासवर्ड, डाटाबेस का नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हाइबर प्रैक्टिस, ये मैं दे देता हूँ डाटाबेस का नाम हाइबर प्रैक्टिस। MySQL लिखते हैं तो
चलो एबीसी। एबीसी नाम का एक डाटाबेस बना दिया हम लोगों ने, और इसको कर देते हैं फिनिश। ठीक है। सो हियर इज आवर डेटाबेस हैविंग नेम एबीसी। अब इसमें कोई भी टेबल नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इस नाम का डाटाबेस बनाना ताकि ये आपको लिस्ट में दिखे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एबीसी इसके अंदर था, तो मैं उसका नाम शायद कुछ और था, इसलिए दिक्कत होगी। मतलब जैसे ये एबीसी दिख रहा है आपका डाटाबेस का नाम, है ना, तो ये आपको दिखना चाहिए। मतलब अदर डेटाबेस के अंदर न जाते हुए आप उसमें एबीसी नाम का एक डेटाबेस आपने क्रिएट किया। ओके। अब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ इसको। सोर्स पैकेज, न्यू कॉन्फ़िगरेशन, hibernate.cfg.xml, नेक्स्ट। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे दिस वन इज एबीसी। ठीक है, तो ये डाटाबेस डायलेक्ट क्रिएट होता है। डाटाबेस डायलेक्ट मतलब इट कीप्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर डेटाबेस विच यू हैव क्रिएटेड इन योर बैकएंड। ठीक है, इतना काम हमको इसके साथ कॉन्फ़िगर करना होता है और इसको फिनिश कर देते हैं। मतलब अब हमारा हाइबरनेट जो है वो बैकएंड डेटाबेस के साथ में कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी इसने फैच किया है। यहाँ आपका यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड पासवर्ड मेरे इसमें लिखा हुआ है, ड्राइवर, और इसको आप देख सकते हैं सोर्स में। ठीक है, तो डायलेक्ट में माई एसक्यूएल डायलेक्ट यूज किया इसने। माई डीबी यूज करोगे तो जावा डीबी यूज करोगे तो जावा डीबी का डायलेक्ट यूज होगा, ओरेकल करोगे तो ओरेकल का डायलेक्ट यूज होगा। ड्राइवर क्लास, तो ये देखिए आपका ड्राइवर का स्ट्रिंग पूरा का पूरा लेके आ गया इसने। तो मतलब ये प्रॉपर्टी ऐड करते चलता है। इसका यूआरएल ये आ गया आपके पास में, देन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, these all are certain basic things which is required for connecting to Hibernate, है ना। और ये अपने आप बना देता है, आपको बस वहां से उसको मैप करना पड़ता है कि ये मैंने डाटाबेस बनाया, इसके साथ कनेक्ट करना है भाई आपने हाइबरनेट को। इसमें कोई दिक्कत है कि इसको रिपीट करके दिखाना पड़ेगा बेटा? वैसे आपके वीडियो में तो जा ही रहा होगा, समझ रहा है ये? तो ये आपका ये देख रहे हैं hibernate.cfg.xml आपके डिफॉल्ट पैकेज में जाके बन गया है। ये फाइल की रिक्वायरमेंट होती है हाइबरनेट की प्रोग्रामिंग में। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बना लोगे ना इतना? हाँ सर। ओके। कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे हम लोग जब बैकएंड पे ये प्रोग्राम चलाएंगे तो जो क्वेरी फायर होगी वो क्वेरी अगर हम देखना चाहे तो इसमें एक शो एसक्यूएल होता है, उसको हम लोग अ, देख सकते हैं। कहाँ से होगा शो एसक्यूएल? ये पूल साइज यहाँ से नहीं है, ये यूजर नेम पासवर्ड।
मैपिंग ऑप्शनल प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में अगर हम ऐड करते हैं शो एसक्यूएल, तो शो एसक्यूएल को ट्रू कर देते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी के रूप में ऐड हो जाएगा। और इसके ऐड करने से क्या होगा कि हमको जो आउटपुट स्क्रीन है ना वहाँ पे क्वेरी डिस्प्ले होगी इसकी वजह से, तो इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। और ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टी में कुछ चाहिए कि हमको हाइबरनेट, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं चाहिए। कैश प्रॉपर्टी फिलहाल नहीं चाहिए प्रोजेक्शन में। नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। एक आधी मिसलेनियस में ऐड कर लेते हैं। करंट सेशन को हम लोग रखते हैं थ्रेड। HBM2 को हम लोग कर देते हैं, अपडेट कर लेते हैं। मतलब कुछ भी चेंजेस होगा तो डाटाबेस में वो उसको अपडेट करते चलेगा। तो HBM2 DDL डॉट ऑटो को अपडेट कर लेते हैं। ये डाटाबेस को अपडेट करने के काम आता है, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया तो अगर तो ऑटोमेटिकली अगर आपने फ्रंट एंड से डिलीट किया तो बैक एंड पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये ऑटो अपडेट कर लेगा। ओके, ठीक है। फिलहाल सिक्योरिटी का भी कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी प्रॉपर्टी हमने ऐड की, मैंने अपडेट किया था, नहीं कैसे वैलिडेट हो गया। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे
डाल दी। ये तो बाय डिफॉल्ट उसने खुद नहीं डाल रखा था प्रॉपर्टी, और ये 2-3 प्रॉपर्टी हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी। कभी कभी हम लोगों को, जैसे आगे में हम लोग कैशिंग वगैरह यूज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी से ही हम लोग इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको क्या कैश मेमोरी यूज करनी है, क्या करना है ना। अभी कुछ नहीं किया तो ये डिफॉल्ट कैश मेमोरी यूज कर रहा होगा। ओके, चलिए पहला प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो एनोटेशन एंटिटी, हाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन के बाद में वो प्रॉपरली उसने दो एंटिटी एंटिटी लेके आ गया, है ना। ये आपको ऊपर और नीचे दिख रहा है। ये एक्चुअली यही चीज मुझे बतानी थी। हम लोग चाहे तो यूज org.hibernate.annotation को कर सकते हैं, जो कि इसके पहले हम कर रहे थे। लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप javax.persistence को इंपोर्ट कीजिए, मतलब इसका एंटिटी यूज कीजिए। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन ये होता है बेटा कि अगर आपने org.hibernate.annotations को यूज किया तो काम तो करेगा ये, लेकिन हाइबरनेट में अकेले में। कल चल के क्या होता है कि हाइबरनेट अपने आप में फुल स्टॉप नहीं है। इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि चेंजेस आते रहते हैं। तो यानी हाइबरनेट एक्चुअली ओआरएम को सपोर्ट करने वाला एक टूल है। कल चल के अगर हमको लगता है कि हम हाइबरनेट से अच्छा कोई ऐसा टूल इंट्रोड्यूस कर दे जो ओआरएम को सपोर्ट करता हो। हमारा मेन कंसेप्ट है ओआरएम, न कि हाइबरनेट। हाइबरनेट सपोर्ट्स ओआरएम, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हाइबरनेट। ठीक है, तो ओआरएम को सपोर्ट करने वाला कोई नया टूल इसमें आ जाए तो हम लोगों को क्या होगा कि हमारी कोडिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसलिए बीइंग ए सेफर साइड ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो यूज करते हैं ना जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस यूज करें, क्योंकि जो जावा एक्स जो पैकेज है ये स्पेसिफिक हाइबरनेट का नहीं है। ठीक है, ये ऑरेकल का अपना एक पैकेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और वो हमेशा applicable रहेगा किसी भी ओआरएम टूल को सपोर्ट करने के लिए। चाहे आज हाइबरनेट है तो हम हाइबरनेट, कल के अगर हम आईबीटीज को यूज करना चाहते हैं हम आईबीटीज पे मूव कर सकते हैं। लेकिन एंटिटी का जो इंपोर्ट हमने किया है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस persistence एंटिटी लाइक दिस। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इंपोर्ट ये करना, न कि एनोटेशन डॉट हाइबरनेट करना। ठीक है, ये हाइबरनेट को भी सपोर्ट करेगा और उसके अलावा दूसरों को भी करेगा। और एनोटेशन डॉट जो हाइबरनेट है वो सिर्फ और सिर्फ हाइबरनेट के लिए होगा। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड बी मोर जनरलाइज। क्लियर है? एंटिटी कौन सा यूज करना क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी एरर ये दे रहा है कि देयर इज नो आईडी। अगर ये टेबल बना रहे हैं आप, तो जो नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने एक नॉर्मल फॉर्म में ये भी देखा होगा कि एवरी टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी की, मतलब की तो होना चाहिए। तो अब हमको अब बताना पड़ेगा अपने हाइबरनेट को कि भैया ठीक है, इस नाम की तो क्लास बना लेना और ये 2 कॉलम बना देना, लेकिन इसमें से जो एम्प्लॉय की आईडी है ना, इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको प्राइमरी की बनाना है तो 2 तरीके से आप काम करते हैं। आप यहाँ पे एनोटेशन दे देते हैं आईडी। आईडी जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है उसके ऊपर ये एनोटेशन दे देना, तो हमारा हाइबरनेट समझ जाएगा कि ये 2 कॉलम तो बनाने ही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसको हमें प्राइमरी की बनानी है। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका, इस आईडी का एनोटेशन आप
जो भी वेरिएबल है उसकी गेटर मेथड के ऊपर भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, लाइक दिस। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप गेटर मेथड पे लगाओ, क्योंकि ये थोड़ा रीडेबल रहता है। यहाँ नहीं तो क्या हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि हमको और भी बहुत सारे एनोटेशंस लगाने पड़ेंगे फ्यूचर में। तो इसके ऊपर लगा रहे हैं तो ये हर लाइन में थोड़ा सा रीडेबल नहीं रह जाता, इसलिए गेटर मेथड मेथड के ऊपर लगाते चलो। जैसे एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की करना है तो एम्प्लॉय आईडी की जो गेटर मेथड है गेट एम्प्लॉय आईडी, उसके ऊपर एनोटेशन आईडी अगर हमने लगा दिया, जो कि ऑफकोर्स javax.persistence.id इसी पैकेज से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये हमारे हाइबरनेट को ये बताएगा कि ये जो कॉलम बनने वाला है ये प्राइमरी की बनेगा। ठीक है, बस इससे ज्यादा मैं अभी फिलहाल कोई काम नहीं करता। इट इज एज सिंपल एज दिस। एक टेबल बनेगा एम्प्लॉय नाम से, उसमें 2 कॉलम रहेंगे, और उस कॉलम में ये जो पर्टिकुलर कॉलम है पहला वाला, वो आईडी बनेगा बैकग्राउंड में जाके। यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो एबीसी नाम का बनाया है डाटाबेस, इसमें जो टेबल है उसमें अभी कोई भी टेबल फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन मेथड वाली क्लास में। हमारा हाइबरनेट का जो मैपिंग और कॉन्फ़िगरेशन है इतना ही है, खत्म हो गया। इतना आप 4-5 बार कर लेंगे, और करना ही होगा। जब हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स करेंगे तो ये सब तो करते ही रहेंगे, तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब हमारा काम होता है मेन मेथड में। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको अब क्या समझना है कि जो हमने अभी यहाँ पे बताया था आपको, ये हाइबरनेट के कंपोनेंट्स, इनको यूज करने वाले। ठीक है, तो कैसे हाइबरनेट के कंपोनेंट्स यूज करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, हाइबरनेट अभी जो हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट 4, पहले जो हाइबरनेट होता था बेटा, तो वहां पे एनोटेशन के बदले कॉन्फ़िगरेशन की सॉरी एक hvm.xml फाइल होती थी। मतलब अभी हमने जैसे कॉन्फ़िगरेशन की एक्सएमएल फाइल बनाई है ना, वैसी एक फाइल हमको मैपिंग के लिए भी बनानी पड़ती थी। ठीक है, तो अब वो एक्सएमएल फाइल को रिप्लेस कर दिया टोटल एनोटेशन ने, जो कि हमने अभी दिया। सिंपल हमको एक वर्ड लिखना होता है, एनोटेट एंटिटी, एनोटेट आईडी। नहीं तो ये जो काम है, एनोटेशन नहीं होते थे उस समय, एक एक्सएमएल फाइल में ये सारी चीजें लिखनी होती थी कि आपकी क्लास कौन सी टेबल बनने वाली है, उसमें कौन कौन से कॉलम रहने वाले हैं, वो प्रॉपर्टीज ऐसा सब एक्सएमएल फाइल में लिखना पड़ता था। तो वो थोड़ा टीडियस वर्क था, तो वो अब खत्म हो गया है। और अब हम लोगों ने एडवांस तरीके से जो एनोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाले, है ना, ये उस एक्सएमएल का रिप्लेसमेंट है एक प्रकार से। तो इसलिए जो आप कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम हो जाता है एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, टेशन एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, क्यों? क्योंकि हम लोग एनोटेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन का टाइप चेंज हो गया, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप नहीं, अभी पहली स्टेप कंप्लीट, मतलब ऑब्जेक्ट बना है। अब ये जो कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बना है, अब इसमें क्या होगा कि काम क्या है, इसको कॉन्फ़िग करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हम लोगों को किस किस से कॉन्फ़िग करना है? जावा की क्लास और डाटाबेस की इंफॉर्मेशन किस में है? ये hibernate.cfg.xml में, राइट। तो ये 2 फाइल को हमको कॉन्फ़िगर करना है, मतलब 2 फाइल को कनेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अब कनेक्ट करेंगे। config डॉट एड एनोटेशन, एनोटेट
एनोटेटेड क्लास, ठीक है, config डॉट एड एनोटेटेड क्लास। वाई वी कॉल इट एनोटेटेड क्लास? क्योंकि इस क्लास में हमने एनोटेशन यूज किया है ना, तो इसलिए हम इसको एनोटेटेड क्लास बोलते हैं। तो मतलब आपकी जो ये एनोटेटेड क्लास में आपकी जो जावा की बीन रहेगी, जैसे यहाँ पे फिलहाल एम्प्लॉय है, ये यहाँ पे उस क्लास का हमको नाम लिखना होता है इनसाइड, नॉट इनसाइड, विथ क्लास नेम। तो हमारी क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय डॉट क्लास, ठीक है। मेन मेथड वाली क्लास में हमने अपनी बीन का नाम लिखा एम्प्लॉय डॉट क्लास, इसके साथ कॉन्फ़िगर करना है। अब इधर से हमको बताना पड़ेगा इसकी इंफॉर्मेशन हाइबरनेट डॉट cfg की। फिर हम लोग कॉन्फ़िग लेंगे, कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िगर, खत्म, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था जब भी, अगर ध्यान होगा तो, कि हाइबरनेट डॉट cfg डॉट xml का जो डिफॉल्ट नेम है वो वही रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने लिखा ना, तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई हाइबरनेट डॉट cfg डॉट xml है। अगर आपने नाम चेंज कर लिया होता तो हम लोगों को उसे फिर वो जो चेंज नेम है उसको फिर यहाँ पे डबल कोट में लिखना पड़ता है। अभी फिलहाल मेरे पास सेम नेम है, तो हाइबरनेट डॉट cfg डॉट xml, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो फिर आप हाइबरनेट के बदले कोई और नाम भी रखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ दे दिया है हमने नाम। अगर आपको नाम नहीं देना यहाँ पे, तो फिर नाम आपको कंपल्सरीली हाइबरनेट डॉट cfg डॉट xml ही रखना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, अभी कंप्लीट हुआ आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हियर यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और देन कॉन्फ़िगर दिस टू थिंग्स, बिन और cfg फाइल, ठीक है। अभी हम दूसरी तीसरी स्टेप पे बढ़े ही नहीं है, बस इतना काम किया। अब हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए, फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है न्यू सीमा एक्सपोर्ट का। ये न्यू सीमा एक्सपोर्ट का हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और इस न्यू सीमा एक्सपोर्ट में ये कॉन्फ़िग जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसको पास करते हैं, कॉन्फ़िग डॉट क्रिएट, ठीक है। तो टेबल इससे हमारा क्रिएट हो जाता है। सिर्फ ये एक लाइन आपको लिखनी है, दैट्स इट। मेन मेथड आपका खत्म। आप चाहे तो यहाँ एक एसओपी लगा सकते हैं, टेबल इज क्रिएटेड। हो गया, आपका प्रोग्राम बन गया है। अब हाइबरनेट कॉन्फ़िगर है आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोजेक्ट के साथ में, और ये काम कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे अभी एबल तो है नहीं, मैं इसको रन करता हूँ मेन मेथड वाली क्लास को। ये रेड रेड को एरर मत समझना आप लोग, यहाँ पे ऐसे ही देता है। ओके, देखो यहाँ पे ये सक्सेसफुली चल पड़ा, टेबल इज क्रिएटेड। ये जो दिखा रहा है आपको, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट हैविंग नेम व्हाट, एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय नाम का टेबल ड्रॉप कर दो अगर अवेलेबल है तो, हालांकि पहले से तो था नहीं। और उसके बाद क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम बनाया, डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ले लिया, नॉट नल कंस्ट्रेंट डाल दिया, एम्प्लॉय नेम वेरकेर उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, 255 उसका साइज दे दिया। और प्राइमरी की, बिकॉज हमने आईडी दे रखा था, है ना, एनोटेशन आईडी किस पे दिया था, एम्प्लॉय आईडी की गेटर मेथड, तो इसको उसने प्राइमरी की बना दिया एम्प्लॉय आईडी को। तो इस तरीके से मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम इसको जाके देखते डाटाबेस में। सो हियर इज अ डेटाबेस, रिफ्रेश करो तो ये टेबल के अंदर आ गया एम्प्लॉय, अंदर आ जाओ तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इसने टेबल क्रिएट कर दिया। मतलब आपको अब इधर बैकएंड पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फ्रंट एंड से आपके काम होंगे, कोई क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं, ये सब क्वेरी खुद बनाएगा। एसक्यूएल की क्वेरी की आपको जरूरत नहीं है। कहीं लिखा मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल वगैरह, है ना, अपनी कोडिंग में नहीं लिखा, हमारा तो ये सिर्फ 3 फाइल तो है ही। अब देखिए, ये एक तो टेबल क्रिएट करने के लिए इतना काम करना हर किसी को लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये काम करने के लिए हम लोग ये काम मतलब नहीं करते, हाइबरनेट यूज नहीं करते। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे है कि आपके हंड्रेड्स ऑफ टेबल क्रिएट हो जाते इतनी ही देर में, धड़ाधड़ यहाँ पूरा बन जाता। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये उतनी फिर क्लासेस होगी आपकी, सारी कुछ होगी, वो वर्क कर देगा। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फिर एम्प्लॉय डॉट क्लास हाइबरनेट cfg डॉट एक्सएमएल। समझ में आई बात? Yes, sir. एक क्लास और बना लो यहाँ पे, स्टूडेंट नाम से। getter setter, entity, id। फिर यहाँ आके क्या करना है, स्टूडेंट डॉट क्लास रन कर दिया। एम्प्लॉय बन गया, स्टूडेंट बन गया। हियर इज योर स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट टेबल। समझ रहे हैं ना, आप जितना काम बड़ा करोगे ये आपको उतना लगेगा कि यार अब मजा आ रहा है इस पे काम करने में, अब ये अपनी ब्यूटी दिखा रहा है हाइबरनेट। ऐसे एक काम करोगे तो आपको जेडीबी से आसान लगेगा। समझ में आ रही है बात? अगर आपके पास 100 बीन्स होगी तो बस आपको ये कॉन्फ़िगर कर देना है, वो बाकी के काम वो खुद कर लेगा। और आपका टेबल कोई इतना सिंपल तो रहेगा नहीं
कि 2 कॉलम वाला और एक मतलब प्राइमरी की वाला। ठीक है, समझ में आई बात? Yes. ओके, ठीक है। अब ये बताने के लिए मैंने बता दिया, बाकी अभी स्टूडेंट को मैंने हटा देता हूँ। अब ये बन गया, परमानेंटली बना रहेगा, यहाँ से डिलीट करना है तो कर सकते हैं। ओके, अब इसमें थोड़ी सी चीजें और देख लो बेटा, लगे हाथ। आप चाहे तो अपनी क्लास का नाम चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसने एम्प्लॉय लिखा है तो एम्प्लॉय, मतलब बाय डिफॉल्ट तो जो क्लास का नाम है वही लेगा। लेकिन आपको लगता है कि अपनी क्लास का नाम चेंज कर लेना चाहिए, भले ही क्लास का नाम, सॉरी, टेबल का नाम चेंज करना चाहिए, भले ही क्लास का नाम हमारा एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ पे एक एनोटेशन दूंगा उसके बदले, एनोटेट टेबल। ठीक है, और इसमें मैं जो भी अपने मनपसंद का नाम है वो लिख दूंगा कि टेबल का नाम आप एम्प्लॉय के बदले कुछ तो भी मेरे हिसाब से एम्प्लॉय इन्फो रख दो, एम्प्लॉय इन्फो रख लो। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को लगता है कि एम्प्लॉय आईडी बहुत बड़ा सा नाम है, तो यहाँ पे भी मैं, जैसे वहां पे मैंने ऊपर टेबल दिया था, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, कॉलम दूंगा, कॉलम दूंगा। और कॉलम का नाम मैं अपने हिसाब से चेंज करवा सकता हूँ, नेम इक्वल टू ई आई डी, है ना, डबल कोट में एम्प्लॉय आईडी की जगह मैंने नया कॉलम मेरा ई आई डी बना दो। अभी देखो ये एम्प्लॉय आईडी बना हुआ है, देखते हैं अब ये ई आई डी नाम चेंज करता है या नहीं करता। वो शो एसक्यूएल इक्वल टू ट्रू किया है ना, उसकी वजह से यहाँ दिख रहा है हमको। तो देखिए यहाँ पे इसने ई आई डी बना दिया, एम्प्लॉय आईडी नहीं रखा, ई आई डी रख दिया कॉलम का नाम। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो हो जाएगा। नहीं, अभी तो नया टेबल ही बनाया हुआ है ना नया नाम से। ये बना दिया एम्प्लॉय इन्फो, टेबल का नाम भी चेंज है, उसमें ई आई डी नाम का कॉलम बना दिया। पहले एम्प्लॉय टेबल बनाया था, अब एम्प्लॉय इन्फो टेबल बना दिया। तो वो सर कॉन्फ़िगर क्रिएट टेबल, टेबल में सर, यस। बट अभी जो हमने क्लास बनाया ना, तो वो कॉन्फ़िगर नहीं है ना सर, यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया वो, फिर भी किस बेटा क्लास तो हमारी एम्प्लॉइज है, हाँ, क्लास यही है। मैंने सिर्फ ये बोला कि भला ही मेरी क्लास का नाम एम्प्लॉय है, लेकिन मेरे टेबल का नाम आप ये रखना। ओके, अगर ऐसा नहीं लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये एम्प्लॉय नाम का टेबल बना देगा, हाँ सर, है ना। तो वैसी सेम चीज मैंने कॉलम में भी किया कि मेरे कॉलम का नाम तो ये रहे होता, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मेरी क्लास में ये फील्ड यानी ये जो वेरिएबल है इसका नाम भला ही गेट, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, लेकिन आप कॉलम बनाते समय उसका नाम ई आई डी रखना। तो ये काम हम लोग फ्रंट एंड से कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो ये है आप वही नाम के साथ स्टिक करो, आप नेम चेंज करवा सकते हो यहाँ से। गेट इट? यस, क्लास सेम है आपकी, क्लास नया नहीं रहेगा, है ना। और अच्छा, आपको कंफ्यूज ये कर रहा होगा कि सर ने ये एम्प्लॉय इन्फो लिखा है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते समय तो एम्प्लॉय लिखा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, बिकॉज आवर क्लास नेम इज एम्प्लॉय। तो जो क्लास का नाम है वही वहां रहेगा यहाँ पे, समझा? यस सर। Okay. कोई क्वेश्चन है?
अगर नहीं है तो मैं ये फाइल भेज रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन होगा भी तो अभी 15 मिनट बाद हम लोग लैब में मिल रहे हैं। आपको ये बना के देखना है, ठीक है। सभी का ये पहला प्रोग्राम हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली हो गया तो ये समझ लो कि फिर बाकी के प्रोग्राम में फटाफट आपको बाकी के हाइबरनेट के कंसेप्ट में फटाफट बता दूंगा। जो प्रॉब्लम आनी होगी आपको यहीं आएगी, और नहीं आने वाली होगी तो फिर कहीं भी नहीं आएगी। अगर ये चल गया तो फिर सब चल जाएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर द टाइम। Okay, sir.